सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग, राम राम। तो आइए, कल हमने गुप्त काल के बारे में, जो गुप्त काल की चित्रकला, साहित्य और स्थापत्य कला, मूर्तिकला के बारे में जो तथ्य थे उनके बारे में हमने जिक्र किया था। गुप्त काल की कला एवं संस्कृति के बारे में हमने देखा। गुप्त काल की संस्कृति और कला के बारे में हमारा जो आखिरी जो तथ्य था वो था साहित्य के बारे में। साहित्य के बारे में हमने देखा विज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कालिदास द्वारा, अमरकोश अमर सिंह द्वारा और ब्रज संहिता ब्राह्मण। ठीक है, यह उस समय की गुप्त काल की क्या थे, साहित्य। तो कल हमने संस्कृति और कला के बारे में बात कर ली थी। तो आज देखेंगे हम गुप्त कला की वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी कि गुप्त काल में विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी के बारे में क्या क्या कार्य हुए थे। ठीक है, तो आइए पॉइंट डालते हैं गुप्त काल में। गुप्त काल की विज्ञान व प्रौद्योगिकी। तो गुप्त काल में विज्ञान, तो क्या उस समय भी कोई विज्ञान का प्रभाव था? क्या उस समय भी वैज्ञानिक थे? तो आइए देखते हैं गुप्त काल में विज्ञान तकनीक का विकास हुआ था। ठीक है, अब यह तो लाइन आ गई कि गुप्त काल में विज्ञान तकनीक का विकास हुआ, कैसे हुआ था? बात है अंक गणित, ज्योतिष, रसायन, धातु विज्ञान, चिकित्सा का विकास हुआ था और बहुत से वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान था भाई इसमें। ठीक है, यानी कि गुप्त काल में अंकगणित, ज्योतिष शास्त्र, रसायन, धातु विज्ञान, चिकित्सा का विकास हुआ था और बहुत से वैज्ञानिकों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान। अब ये कहां से हमको पता चलता है कि अंकगणित का विकास हुआ, ज्योतिष का विकास हुआ, धातु विज्ञान का हुआ, चिकित्सा का विकास हुआ? तो ये भी हमको आगे इनके उदाहरण है वो देखने को मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले परिचय के बारे में दो लाइनें लिखते हैं। गुप्त काल, गुप्त काल में विज्ञान, तकनीक, तकनीक का विकास हुआ था। जैसे अंकगणित, ज्योतिष, रसायन, धातु विज्ञान, चिकित्सा का विकास हुआ था। और विकास हुआ और बहुत से
वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है। तो गुप्त काल में धातु विज्ञान, चिकित्सा, ज्योतिष, अंकगणित और रसायन विज्ञान का क्या हुआ था? विकास हुआ था। बहुत से वैज्ञानिकों का इसमें योगदान। सबसे पहला नाम जो निकल कर आता है वो आता है आर्यभट्ट। ये लिखते हैं नाम आर्य। आर्यभट्ट का योगदान। तो आर्यभट्ट के विकास, आर्यभट्ट का योगदान। आर्यभट्ट जो थे गुप्त काल के महान गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और ज्योतिषी थे, ज्योतिषाचार्य थे। तो ये जो ज्योतिष की जो विद्या चली आ रही है आज से नहीं, ये बहुत पुरानी है, गुप्त काल से ही है। खगोल शास्त्री और गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट थे। ठीक है। इनकी रचना आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। यहाँ से वो बातें पता चलती हैं, जैसे आर्य, इनकी जो रचना आर्यभट्टियम। ठीक है। इन्होंने दशमलव प्रणाली का क्या किया था भाई? आविष्कार किया। सूर्य ग्रह व चंद्रमा ग्रह का वास्तविक व वैज्ञानिक कारण बताया। पहले ये मानते थे कि जो ग्रह जो होते हैं ये सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है। ठीक है। और ये किसी दैवीय कारण से हो रहे हैं। लेकिन जो आर्यभट्ट जो थे इन्होंने इनका वास्तविक कारण बताया, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक है। कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों की स्थिति के कारण जब इनकी स्थितियां परिवर्तित होती हैं तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण। ये किसने बताया था? आर्यभट्ट ने इनकी वास्तविक कारण बताया था। ठीक है। पृथ्वी अपनी ध्रुवी पर चक्कर लगाती है, यानी कि पृथ्वी जो है अपनी ध्रुवी पर क्या लगाती है? चक्कर। ये भी किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। आइए आर्यभट्ट का जो योगदान है उसके बारे में लिखते हैं। तो पहले जो वैज्ञानिक हैं वो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्त काल के महान गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, ज्योतिषाचार्य देव। ठीक है। इनकी रचना, इनकी रचना आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम में इन्होंने दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया। ठीक है। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण
का वास्तविक वास्तविक व वैज्ञानिक कारण बताया था। कारण, ठीक है। पृथ्वी अपनी हुई पर चक्कर लगाती है। चक्कर लगाती है भी किसने बताया था? आर्यभट्ट। ठीक है। तो आर्यभट्ट का योगदान देखिए विज्ञान के क्षेत्र में। इन्होंने ये गणितज्ञ और खगोल शास्त्री व ज्योतिषाचार्य थे। ठीक है। इनकी रचना आर्यभट्टियम, इसमें जो इन्होंने दशमलव जो प्रणाली है उस प्रणाली का आविष्कार किया हुआ है उसके बारे में बताया हुआ है। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण का वास्तविक व वैज्ञानिक कारण बताया था जो आर्यभट्ट है इन्होंने। और पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या लगाती, चक्कर लगाती, ये भी किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया। ठीक है। तो ये थे हमारे पहले वैज्ञानिक आर्यभट्ट, गुप्त काल के। ये पूछ लेगी किस काल में आर्यभट्ट थे, तो गुप्त काल में थी। ठीक है। अगला जो वैज्ञानिक है उनके बारे में देखते हैं उन्होंने क्या बताया। वैज्ञानिक मान लो कवि है, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं उन्होंने क्या। अगला जो है ब्राह्मण। ब्राह्मण ब्राह्मण एक मिनट। ब्राह्मण जो ब्राह्मण जो थे इनका योगदान क्या था विज्ञान के क्षेत्र में, उनके बारे में देखते हैं। ये खगोल शास्त्री व ज्योतिषाचार्य थे। ये भी क्या थे भाई? खगोल शास्त्री थे और ज्योतिषाचार्य थे। ठीक है। इनकी जो रचना है वो है पंच सिद्धांतिका और दूसरी है वृद्ध संहिता। तो ये पूछ ले पंच सिद्धांतिका किसकी रचना है? ब्राह्मण की। और वृद्ध संहिता किसकी है? ब्राह्मण की। इन्होंने ग्रह व नक्षत्रों पर विचार किया। तो ब्राह्मण ने क्या बताया था? ग्रह व नक्षत्रों पर विचार किया। ज्योतिष शास्त्री है और खगोल शास्त्री तो ग्रहों और नक्षत्रों पर भी क्या करेंगे? विचार करेंगे। आइए लिख। ये खगोल शास्त्री खगोल शास्त्र शास्त्री व ज्योतिषाचार्य ज्योतिषाचार्य है। इनकी रचनाओं के बारे में देखें। रचनाएं, तो रचनाओं में पंच सिद्धांत, पंच सिद्धांतिका। दूसरी रचना थी वृद्ध संहिता भाई। ठीक है। और इनकी जो योगदान योगदान के बारे में देखें इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ग्रहों व नक्षत्र नक्षत्रों पर विचार किया था। ठीक है। तो ब्राह्मण की जो रचना है वृद्ध सिद्धांतिका व वृद्ध संहिता, पंच सिद्धांतिका व वृद्ध संहिता। ये ब्राह्मण थे। ज्योतिषी व जो खगोल शास्त्री थे। ग्रह व नक्षत्रों पर इन्होंने विचार किया, गुप्त काल में थे। अगले जो थे वो थे ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त, इनके बारे में
ये प्रसिद्ध नक्षत्र वैज्ञानिक थे भाई। रचनाएं थी इनकी ब्रह्म पुस्त सिद्धांत, ब्रह्म स्पुत सिद्धांत इनकी रचना थी। इन्होंने बताया कि समस्त वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं। ठीक है। जो अमेरिका वाले वैज्ञानिक उनसे 10 उनसे बहुत साल बाद में बता रहे हैं, इन्होंने गुप्त काल में ही बता दिया था। इसने ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था कि समस्त वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं। ठीक है। आइए, इतनी नॉलेज थी उस समय जो हमारे वैज्ञानिक थे। ठीक है। कि आज से यानी कि 415 सब ईस्वी की बात हो रही है, तब ही इन्होंने बता दिया है था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती है भाई। ठीक है। तो कितनी नॉलेज होगी ना ब्रह्म, ये इनके बारे में लिखते हैं। ये प्रसिद्ध नक्षत्र वैज्ञानिक थे भाई। रचनाओं की बात करें, रचना थी इनकी ब्रह्म स्फुति स्फुत सिद्धांत, ब्रह्म स्फुत सिद्धांत इनकी रचना थी। ठीक है। इन्होंने बताया कि समस्त वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं। आज की बात नहीं है, देख ले, गुप्त काल के अंदर ही इन्होंने बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं। तो 150 साल पहले भी ये वैज्ञानिक बता रहे हैं कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरी। तो उस समय जो वैज्ञानिक पत्ती जो भारतीय वैज्ञानिकों के पास थी वो शायद ही गई। इतनी नॉलेज थी। ठीक है। अगले जो वैज्ञानिक या कवि जो है धनवंतरी, गुप्त काल में धनवंतरी, धन व ठीक है। तो ये भी क्या थे, कवि थे, वैज्ञानिक थे। ये क्या थे, ये आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान थे। आयुर्वेद। ठीक है। ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय 9 रत्नों में से एक थे भाई, एक गिने जाते थे भाई 9 रत्नों में से। तो ये लिखते हैं, ये आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान थे। ये चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्नों में गिने जाते थे। ठीक है। तो धन्वंतरी जो थे ये चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्नों में से गिने जाते थे। ये प्रसिद्ध आयुर्वेद जो थी उसके विद्वान थे, आयुर्वेद के विद्वान। तो ऐसे ऐसे हमारे पास जो चिकित्सक हुए धन्वंतरी, धन्वंतरी जैसे अन्य वैज्ञानिक व
प्रगति की बात, तो अन्य वैज्ञानिक प्रगति, अन्य वैज्ञानिक प्रगति। तो अन्य वैज्ञानिक प्रगति की जब बात करते हैं हम, रासायन विज्ञान का ये महत्वपूर्ण काल था। अब रासायन विज्ञान का ये महत्वपूर्ण काल कैसे था, इसका उदाहरण है मेहरौली का स्तंभ। ठीक है, जो ऐसे लोहे से बना है जब जिस पर आज तक क्या नहीं लगी है, जंग नहीं लगी। इससे ये सिद्ध होता है कि ऐसा कोई केमिकल यानी कि ऐसा रसायन किया होगा, ठीक है, लोहा बनाने के लिए, कि वो मेहरौली के का जो स्तंभ बनाने के लिए, कि आज तक उसके ऊपर क्या नहीं लगी है, जंग नहीं लगी। गुप्त काल के सिक्के, मोहरे, आभूषण भी विज्ञान के उदाहरण है। ठीक है, ये लिखते हैं रासायन विज्ञान का ये महत्वपूर्ण काल था। मेहरौली स्तंभ इसी का उदाहरण। ठीक है, गुप्त काल के सिक्के, मोहरे, आभूषण भी विज्ञान के उदाहरण हैं। ठीक है, तो गुप्त काल में हमने जो वैज्ञानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में देखा, तो इनमें हमने धन्वंतरी जो आयुर्वेद के बहुत बड़े क्या थे, विद्वान थे, परमगुप्त, जिन्होंने ये बता दिया था कि समस्त वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, पृथ्वी की ओर गिरती हैं। ब्राह्मीर, इन्होंने नक्षत्र व ग्रहों पर विचार किया था। पंच वरद संहिता और पंच सिद्धांतिका इनकी क्या थी, पुस्तक। ठीक है, और फिर हमने देखा आर्यभट्ट, हमने इसके ऊपर देखा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे, इन्होंने बता दिया था सूर्य एवं जो चंद्रमा जो है, वो उनका ग्रहण जो होता है, उनका वास्तविक क्या बता दिया था, वैज्ञानिक जो कारण बताया था। और पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती, ये भी किसने बताया था, आर्यभट्ट ने। और आर्यभट्टियम जो किताब है, में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया था। ठीक है, आर्यभट्ट का योगदान हमारे गुप्त काल में सबसे श्रेष्ठ योगदानों में से एक है। तो हम बात गुप्त काल की कर रहे थे। गुप्त काल का जो आज जो है, यहाँ पर जो है हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल के बारे में हमने गुप्त काल की जो वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी के बारे में बातचीत कर ली है। मूर्तिकला और गुप्त काल में हमने गुप्त काल की कला एवं संस्कृति की बात कर ली है। धार्मिक स्थिति के बारे में देख लिया है। अर्थव्यवस्था के बारे में देख लिया है। गुप्त काल के बारे में, गुप्त काल का जो प्रशासन था उसके बारे में देख लिया है। गुप्त काल का समाज जो है उसके बारे में हमने देख लिया। और गुप्त काल के जो राजाएं जो थी, राजाओं के बारे में हमने जानकारियां जो हमारे पास थी वो आपके सामने शेयर कर दी है। ठीक है, तो आज जो है हमारा गुप्त काल यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, इसमें एक प्रश्न और आता है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। प्रश्न आता है, गुप्त काल गुप्त काल को स्वर्ण काल
स्वर्ण काल क्यों कहा जाता, क्यों कहा जाता, ये प्रश्न आता है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा। अब आपसे पूछे कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता, तो हमने देख गुप्त काल के गुप्त काल में विज्ञान के बारे में जानकारी देखी, कला संस्कृति के बारे में जानकारी देखी, धर्म के बारे में जानकारी देखी, अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देखी, समाज और राजनीति के बारे में देखा। ठीक है, हमने देखा कि सभी जो हमारे इतिहासकार जो हैं वो गुप्त काल को के बारे में जो है जितनी भी बातें हमारे सामने निकल कर आई हैं, इसमें बहुत ये माना जा रहा है कि गुप्त काल जो था स्वर्ण काल था। इस काल में चाहे विज्ञान हो, कला हो, संस्कृति हो, चरम पर थी। इसके अलावा चाहे अर्थव्यवस्था हो, समाज हो, राजनीति हो, धार्मिक हो, सभी में विकसित अवस्था में थी। ठीक है, यानी कि सभी विकसित अवस्था में थे। इसलिए इसे इसे स्वर्ण काल की इतिहासकारों ने क्या दी है, संज्ञा दी। ठीक है, तो आइए ये दो लाइन लिख देते हैं और इसका उत्तर लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, इस काल में इस काल में चाहे विज्ञान हो, कला हो, संस्कृति हो, चरम पर थी वो। ठीक है, यानी कि चरम पर। इसके अलावा चाहे अर्थव्यवस्था हो, समाज हो, काल का समाज हो, या गुप्त काल की राजनीति हो, या धार्मिक विचार हो, सभी विकसित अवस्था में थी। सभी विकसित अवस्था में थे। इसीलिए इतिहासकारों ने गुप्त काल को स्वर्णम स्वर्ण स्वर्ण काल की संज्ञा दी। ठीक है, तो इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी है इतिहासकार। राजनीति में जो था समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त, जिन्होंने पूरे भारत को जीत लिया। ठीक है, आदर्श शासन व्यवस्था थी। ठीक है, कैसा शासन था इस काल में, प्रजा राज्यम सुखी राज्य। ठीक है,
प्रजा राज्यम सुखी राज्यम पर आधारित संकल्पना थी। ठीक है। कला और संस्कृति में देखें तो मूर्तिकला, स्थापत्य कला, अजंता की गुफाओं का विकास हुआ था, विकसित थी। मठ, चैत्य, स्तूप, विहारों का निर्माण हुआ था। ठीक है। 10 अवतारी मंदिर, गुमरा मंदिर, ये हमने मंदिर शैली के बारे में देखा था। तो ये स्थापत्य कला का विकास हो गया। फिर साहित्य के बारे में देखा, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंशम ये लिखी थी। ब्राह्मीर की जो थी व्रत संहिता, और अमर सिंह की अमरकोश थी। ठीक है। विज्ञान के बारे में हमने देख ही लिया थोड़ी देर पहले, जो धन्वंतरी, ब्राह्मीर और कौन थे, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। ठीक है। आर्यभट्ट ने जो दशमलव प्रणाली, ठीक है, और जो धन्वंतरी जो थे वो आयुर्वेदा के विद्वान थे। ठीक है। आर्थिक क्षेत्र के बारे में हमने शिल्प, उद्योग, मुद्रा का विकास देख लिया था, नगरीकरण के बारे में देख लिया था। फिर धार्मिक सहिष्णुता के बारे में हमने देखा कि जो गुप्त शासक जो थे वो क्या थे, गुप्त शासक जो थे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन सभी जो धर्मों का समान संरक्षण कर, इसलिए इतिहासकारों ने इसको क्या बोला है, सवर्ण काल बोला। ठीक है। इसमें एक पॉइंट और लिख लो, इस काल में, इस काल में इस काल में प्रजा, इस काल में प्रजा, इस काल में, गुप्त काल में प्रजा राज्यम सुखी राज्यम, राज्यम पर आधारित काल था। ठीक है। कौन सा काल, गुप्त। प्रजा राज्यम सुखी राज्यम काल था वही कौन सा, गुप्त काल। ठीक है। सभी जो राजा थे प्रजा हितैषी थे। ठीक है। आदर्शवादी, इसीलिए इतिहासकारों ने इसको क्या बोला है, गुप्त काल को स्वर्णिम काल बोला, यानी कि सोने जैसा काल। तो आज जो है गुप्त काल के बारे में जितने भी तथ्य जो थे आपके सामने पेश किए, यहीं पर जो है गुप्त काल को हम पूर्ण विराम देते हैं। कल से हम अगला जो टॉपिक होगा, जो गुप्त काल के बाद जो राजा राज्यों का उदय हुआ, जैसे इसको बोलते हैं गुप्तोत्तर काल। ठीक है। 550 एडी में। ठीक है। इससे आगे 50 ईस्वी से। ठीक है। जैसे थानेसर में वर्धन वंश आया था, कन्नौज में आए थे, बंगाल में गौड़ वंश, और मगध में उत्तरगुप्त, सौराष्ट्र में मैत्रक, मालवा में यशोधर्म, और पंजाब में हूण, ये गुप्त काल के संबंध थे। ठीक है। तो कल से गुप्तोत्तर काल जो है वो हम आरंभ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।